हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की हमारी क्लास में टेस्ट नंबर रहने वाला है EORO। टेस्ट नंबर है 34वां। आज हम 34वां टेस्ट करेंगे। जो आज का टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट किस हिसाब से है, इसमें हम पार्ट बी तो करेंगे, जिसमें हम धाराओं के बारे में और इसमें चर्चा करेंगे। साथ में ही जो आपके पार्ट बी में या फिर मान लीजिए आपके सिलेबस में जो 8 क्या दी गई है, योजनाएं दी गई है, उनमें से 2 योजनाओं पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। अब से हम ये करेंगे कि जो आपकी 8 योजनाएं हैं वो पूरी की पूरी मैंने अच्छे से रिवाइज करवा दी थी। साथ में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसके नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए थे। अब इनके जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे कि इनसे कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आज की क्लास में ये रहेंगे। दूसरे, आज की क्लास में आपके मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आपके प्रजामंडल से कुछ क्वेश्चंस, प्रजामंडल, राजस्थान के एकीकरण और जो आपके जो समाचार पत्र थे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में समाचार पत्र, क्योंकि इनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इन जो समाचार पत्रों का विकास हुआ, इनके में राजस्थान का सबसे पहला कौन था, हिंदी का पहला कौन था, उर्दू का पहला कौन था, तो ये सारे हमें इन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन पे सब पे चर्चा करेंगे और अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। साथ में ही आपके जो आज़ादी के टाइम जो पुस्तकें लिखी गई थी उनमें से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आज हम अच्छे से याद करेंगे। तो आज का जो आपका सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नगरपालिका अपनी सीमाओं के भीतर अकिंचनों के शवों के निःशुल्क दफन या फिर दाह के लिए किसी निधि में से समय समय पर उपबंध कर सकेगी। नगरपालिका निधि से, राज्य निधि से, कार्यपालक निधि से या ए व बी दोनों। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नगरपालिका निधि से। यानी जो निःशुल्क दफन या दाह संस्कार करेगी तो उसमें इस पर उपबंध करेगी, वो किस निधि से होगा, नगरपालिका की निधि से होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण है वो नहीं करवाया था, उज्जैन, मथुरा, आगरा और बनारस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आगरा। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो उसमें आगरा ही ऑप्शन में दिया जाता है। तो स्वाई जय सिंह है, उन्होंने उज्जैन, मथुरा और बनारस में तो वेधशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन आगरा में नहीं करवाया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। शहर में पेड़ पौधे लगाना, शहरी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय बनाना, शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करवाना स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी, ठीक है। और अगर इससे पूछ ले कि इसकी प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। इसके उद्देश्य क्या थे कि शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त कराना, यानी और कि इसमें क्या था कि 2 अक्टूबर 2019 तक, इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित करना, खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, हाथ से सफाई करने वालों के लिए जो मेला ढोने की प्रथा है उसे खत्म करना और स्वच्छता संबंधित आदतों को लोगों तक पहुंचाना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग कर सकेगी। धारा 280, 281, 282 और 283। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी धारा 283। धारा 283 में बोला गया है कि मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग कर सकेगी। तो आपकी जो धारा 283 है, 283 में बताया गया है कि मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए वो सायरन का उपयोग कर सकेगी। उसमें क्या बताया है कि जो मजदूर हो गए या फिर कोई नियोजित व्यक्ति है उनको बुलाने के लिए नगरपालिका वो अनुमति देगी, अनुज्ञप्ति मान लीजिए या अनुमति देगी। वो भी क्या होगा कि वो लाइसेंस देगी।
अगर बिना लाइसेंस के ऐसा कोई करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी इस धारा के तहत अगर किए गए उपबंधों में उल्लंघन पाया जाता है, यानी लाइसेंस के बिना है वो सायरन का उपयोग किया जाता है, तो उस टाइम जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कितना होगा? जुर्माना होगा 2000 से लेकर 5000 तक, 2000 से लेकर 5000 तक। और नगर पालिका ऐसे कोई भी जो इनको लाइसेंस धारी को जो अनुज्ञप्ति देती है, अनुमति देती है, उसे वापस भी ले सकती है, लेकिन उसके लिए नगर पालिका 1 माह पहले इस लाइसेंस धारी को नोटिस है वो जारी कर देगी। यानी 283 के अंदर क्या है कि अगर लाइसेंस लेने के बाद है वो छुट्टी, मजदूरों की छुट्टी करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए सायरन का यूज किया जाता है। अगर लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के बिना ऐसा कोई काम किया जा रहा है, यानी इस धारा के तहत है वो उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो जुर्माना लगेगा 2000 से 5000 रुपए तक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था? राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान और यंग राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नवीन राजस्थान। ऑप्शन 3 नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, वो था नवीन राजस्थान। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो समाचार पत्र है उन पर चर्चा करते हैं। समाचार पत्र, उनको अच्छे से याद भी करेंगे। समाचार पत्र, इसमें आप एक सबसे पहले आता है मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब? 1849 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। मजहरुल सरूर है, ये उर्दू और हिंदी दोनों का समाचार पत्र था। दोनों का, उर्दू और हिंदी में ये मासिक समाचार पत्र था, यानी उर्दू और हिंदी में प्रकाशित होता था। किसके द्वारा किया जाता था? जो मजहरुल सरूर है, ये भरतपुर के शासक के द्वारा है ये प्रकाशित किया जाता था। और राजस्थान का अगर प्रथम समाचार पत्र पूछ ले तो यही था, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र मजहरुल सरूर था। आपको याद करना है कि मजहरुल सरूर है राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था, 1849 में था। उर्दू व हिंदी दोनों में मासिक पत्रिका थी, उर्दू और हिंदी की दोनों की थी। किसके द्वारा प्रकाशित होता था? भरतपुर के शासक के द्वारा प्रकाशित होता था। आगे चलिए, हमारा अगर दूसरे समाचार पत्र की बात करें तो दूसरा एक समाचार पत्र था रोजतुल तालीम। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको लिखवाऊंगी और याद करवाऊंगी। ये कब था? ये 1856 का था। रोजतुल तालीम है 1856 का था। ये भी उर्दू और हिंदी का समाचार पत्र था। उर्दू और हिंदी का समाचार पत्र था, लेकिन ये प्रकाशित कहाँ से होता था? ये प्रकाशित होता था जयपुर से। और किसके द्वारा होता था? हेडमास्टर कन्हैयालाल के द्वारा ये प्रकाशित होता था। तो आपका दूसरा समाचार पत्र रोजतुल तालीम 1856, उर्दू हिंदी दोनों में जयपुर से प्रकाशित होता, हेडमास्टर कन्हैयालाल के द्वारा ये प्रकाशित होता था। और इसे राजपुताना अखबार भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? राजपुताना अखबार भी बोला जाता था। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़े। तीसरा समाचार है जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा समाचार पत्र जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? ये है मारवाड़ गजट। ये कब से? ये 1866 से। कब से? 1866 से। ये भी हिंदी और उर्दू दोनों, हिंदी प्लस उर्दू दोनों का था। ये किसके निर्देशन में होता था? एक तो बाबू हीरालाल और दूसरे बाबू डोरीलाल, इनके निर्देशन में चलता था। और ये राज्य के बाहरी और आंतरिक, बाहरी प्लस आंतरिक दोनों समाचार इसमें छपते थे। बाहरी तथा आंतरिक है वो दोनों समाचार इसमें छपते थे। और ये राजा की अनुमति से प्रकाशित होता था। तो तीसरा कौन सा हो गया? मारवाड़ गजट 1866 में। अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा, वो आता है आपका राजपुताना हेराल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। ये कब का था? ये 1885। राजपुताना हेराल्ड 1885। कहाँ से? अजमेर से। किसके द्वारा? हनुमान सिंह के द्वारा।
तो राजपूताना हेराल्ड है वो कब से, 1885 से, अजमेर से और हनुमान सिंह के द्वारा। जो राजपूताना हेराल्ड है इसे लोक चेतना की धारा का, लोक चेतना की धारा का पहला समाचार, धारा का फर्स्ट समाचार पत्र बोला जाता था, समाचार पत्र माना जाता था। तो आपका राजपूताना हेराल्ड है वो कब 1885 से अजमेर से हनुमान सिंह के द्वारा प्रकाशित होता और लोक चेतना की धारा का समाचार पत्र यानी फर्स्ट समाचार पत्र है वो माना जाता था। अगले की बात करें, अगला कौन सा था आपका, अगला कौन सा था, पांचवा था। और पांचवा कौन सा था, सर्वाहित, पांचवा था सर्वाहित। और ये सर्वाहित था ये कब, 1890 से, और कहाँ से, बूंदी से। सर्वाहित 1890 और कहाँ से, बूंदी से। और किसके द्वारा, राम प्रताप शर्मा के द्वारा, ठीक है। और ये एक पहला समाचार पत्र था जिसके प्रत्येक अंक पर मुद्रण था, प्रत्येक अंक पर मुद्रण संख्या प्रकाशित थी, मुद्रण संख्या है वो प्रकाशित थी। तो ये पहला समाचार पत्र था। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र तो ये कौन सा था, सर्वाहित था। सर्वाहित 1890 बूंदी से राम प्रताप शर्मा के द्वारा। और ये पहला समाचार पत्र था जिसपे प्रत्येक अंक पर है वो मुद्रण संख्या अंकित थी या प्रकाशित थी, और फर्स्ट हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। अगले की बात करें तो आपका अगला आता है राजस्थान केसरी। अगला आता है राजस्थान केसरी, जो आप सभी को पता है कहाँ से था, वर्धा से था, और 1919, वर्धा से 1919। और इसके अगर संपादक की बात कर ले कि इसका संपादक कौन था, तो इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक। कौन से थे, विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक। सह संपादक की बात पूछ ले आपके, सह संपादक कौन थे, तो वो थे राम नारायण चौधरी थे। और अगर व्यवस्थापक की बात पूछ ले, व्यवस्थापक जो इम्पोर्टेंट है, लगभग ये कितनी होंगे, 9 से 10 होंगे, जो मैं आपको आज अच्छे से इनको लिखवाकर याद करवा दूंगी। अगर राजस्थान केसरी वर्धा से 1919, संपादक की बात करें विजय सिंह पथिक, सह संपादक की बात करें तो राम नारायण चौधरी, व्यवस्थापक की बात करें तो वो कौन थे, हरिभाई किंकर थे। और अगर आर्थिक जिम्मेदारी इसकी किसने ली थी, तो आर्थिक जिम्मेदारी ली थी आपके जमनालाल बजाज ने। तो इससे क्वेश्चन है वो काफी बन सकते हैं कि राजस्थान केसरी वो कहां से था, वर्धा से प्रकाशित होता था 1919 में। संपादक विजय सिंह पथिक, सह संपादक रामनारायण चौधरी, व्यवस्थापक हरिभाई किंकर, और आर्थिक इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी, जमनालाल बजाज ने ली थी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले की बात करें तो अगला हमारा 7वां अगर समाचार पत्र देखें तो वो है तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान है ये किसके द्वारा, जय नारायण व्यास। और कहाँ से, अजमेर से, यानी ब्यावर अजमेर से। और कब से, 1920 से 21 में। शॉर्ट में से अच्छे से आपको मैं याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ और शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी याद भी हो जाए। तरुण राजस्थान, जय नारायण व्यास, ब्यावर अजमेर से 1920-21 में। और अगर इनसे पूछ ले कि इनसे कौन कौन से आंदोलनों को है वो गति प्राप्त हुई थी, तो आपके बेंगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन और भील आंदोलन। अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके जो नीमूचाणा कांड हुआ था, आंदोलन नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था, उसका उल्लेख किसमें है था, तो तरुण राजस्थान है उसमें नीमूचाणा हत्याकांड है उसका उल्लेख हुआ था, हत्याकांड का उल्लेख है वो हुआ था। तो वो किस में हुआ था, तरुण राजस्थान में हुआ था। ये आपको अच्छे से याद करना है। अब कुछ 1-2 और इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से, जैसे आपके आगीबाण हो गया, आगीबाण, इनमें बस ये पूछते हैं कि किन के द्वारा, तो आगीबाण किन के द्वारा था, जय नारायण व्यास आगीबाण, जो कि राजस्थानी भाषा का फर्स्ट था राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला फर्स्ट कौन सा था, आगीबाण था। किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। और कब, 1937 में। दूसरे अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान नाम से जो आपका समाचार पत्र था वो 1923 में, कहाँ से, ब्यावर से। और ये साप्ताहिक था
इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछ लिया जाता है। और इसके जो संपादक है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो किसके द्वारा होता था, तो ये ऋषिदत्त मेहता के द्वारा होता था। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा होता था। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा होता था। एक आपकी यंग राजस्थान, यंग राजस्थान, यंग राजस्थान है वो कब से, 1929 से। और रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। और एक आता है आपका कौन सा, आर्य मार्तंड, आर्य मार्तंड, आर्य मार्तंड। ये किनके द्वारा, 1923 में अजमेर से, 1923 में अजमेर से। और राम साहे शर्मा, राम साहे शर्मा, राम साहे शर्मा। और एक जो आपने सभी को याद होगा, सभी ने सुना होगा, त्याग भूमि, एक आप सभी ने सुना होगा, त्याग भूमि। त्याग भूमि किनके द्वारा, 1927 में। और किनके द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, वो समाचार पत्र थे जो काफी बार एग्जाम में आते हैं। एक बार आप और देख लीजिए कौन कौन से थे। आपका पहला था समाचार पत्र मजहरूल सरूर, मजहरूल सरूर है वो 1849 का था। भरतपुर के शासक के द्वारा उर्दू प्लस हिंदी दोनों, और राजस्थान का फर्स्ट समाचार पत्र। अगले की बात करें, अगला था रोजतुल तामील जो कि 1856 से, ये भी उर्दू प्लस हिंदी का था, उर्दू प्लस हिंदी का था। जयपुर से प्रकाशित होता था हेडमास्टर कन्हैया लाल के द्वारा, और इसे राजपुताना अखबार भी कहा जाता था। मैंने जो ये आपको बताई है सारे के सारे इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मारवाड़ गजट 1866 का, बाबू हीरालाल और बाबू डोरीलाल के द्वारा, हिंदी प्लस उर्दू। और इस जो मारवाड़ गजट था जिसमें 12 प्लस आंतरिक दोनों के दोनों समाचार छपते थे और राजा के अनुमति से प्रकाशित होता था। अगले की बात करें, अगला था राजपुताना हेराल्ड 1885 में अजमेर से हनुमान सिंह के द्वारा, और लोक चेतना की धारा का पहला समाचार पत्र माना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। अगले की बात करें, अगला था सर्वाहित 1890 में बूंदी से राम प्रताप शर्मा के द्वारा, और पहला ऐसा समाचार था जिसके प्रत्येक अंक पर मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। और सर्वाहित है वो पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र भी था। अगले की बात करें, अगला था राजस्थान केसरी वर्धा से 1919 में। इसमें काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसके संपादक विजय सिंह पथिक, सह संस्थापक रामनारायण चौधरी, व्यवस्थापक हरिभाई किंकर, और इनकी आर्थिक सहायता किसने की इस समाचार पत्र में, या फिर आर्थिक जिम्मेदारी किसकी थी, जमनालाल बजाज की थी। अगला हमने पढ़ा था और अगला इंपॉर्टेंट है, तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास के द्वारा, ब्यावर से 1920-21 में। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमुचना हत्याकांड का जो उल्लेख है या फिर जो समाचार है वो किस समाचार में आया था, तो तरुण आपके राजस्थान में आया था। अगले की बात करें, अगला आगिबाण है वो जयनारायण व्यास के द्वारा, और आपका फर्स्ट राजस्थानी भाषा का था। और राजस्थान है वो 1923 में ये साप्ताहिक था और ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। तो ये पूछा गया कि राजस्थान समाचार पत्र किसके द्वारा, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। अगले की बात करें, अगला यंग राजस्थान 1919 में, आर्य मार्तंड 1923 में रामसाई शर्मा, और त्याग भूमि 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक बार अच्छे से याद करवा दी है। एक बार और आप इनका रिवीजन है वो एग्जाम से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र और आपकी जो इनके आज़ादी से संबंधित जो भी पुस्तकें थी, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और आपने देखा होगा कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है राजस्थान की, उनसे एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, आपके भील आंदोलन, ये किसान आंदोलन हो गए, या फिर इन आंदोलनों से संबंधित मुख्य व्यक्तित्व हो गया, इनसे काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शहरी मिशन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पारिवारिक शौचालय बनाना, सामुदायिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, और सार्वजनिक शौचालय। तो 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4, या फिर केवल 3 और 4, या केवल 2 और 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें चारों के चारों है वो सही दे रखी है। आपको याद होगा मैंने आपको इसके घटक करवाए थे कि घरेलू शौचालय का निर्माण करवाना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना, और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना, और जो ठोस अपशिष्ट है उनका प्रबंधन करना। एक तो घर घर जाकर कचरे का संग्रहण करना, घर घर जाकर, और एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। और जैव चिकित्सा अपशिष्ट है उसका भी प्रबंधन करना, प्लास्टिक का भी प्रबंधन करना। ये सारे के सारे इसके क्या है, मुख्य घटक हैं।
जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था और मैंने टेलीग्राम पर भी इसको अच्छे से मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आगे बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा पर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा कितना जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है? 2000 से 5000 रुपये, 1000 से 2000 रुपये, या फिर 2000 से 4000 रुपये, या फिर 1000 से 10,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 2000 से 5000 रुपये का है वो जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को और 14 नवंबर को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, 30 मार्च को। अगर ये पूछ ले क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन है वो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। वृहत राजस्थान क्या है? जो संयुक्त राजस्थान था आपका, संयुक्त राजस्थान में 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को आपके जयपुर, आपके जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा आपका बीकानेर, ये चारों की चारों रियासतें हैं, इसमें मिलाकर संयुक्त राजस्थान में और वृहत राजस्थान का गठन किया गया था। कब? 30 मार्च 1949 को। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के निर्धारित लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का प्लान बनाया था? 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2019 और 2 अक्टूबर 2021। तो इसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक का। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अधिभोगी द्वारा अतिक्रमण करने पर कौन कौन कार्य को निष्पादित कर सकेगा और उसके व्यय है वो वसूले कर सकेगा? यानी जो व्यक्ति है वो अधिभोग करता है, यानी जो किसी चीज का अधिभोग करना, किसी चीज को यूज ले रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अधिभोगी बोलेंगे। अगर वो कोई भी कार्य वो निष्पादित कर रहा है यानी अपराध कर रहा है, तो उसके जो उसका अपराध कर रहा है तो जो व्यय है वो वसूल कौन करेगा? राज्य सरकार, नगरपालिका, जिला कलेक्टर या फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरपालिका है वो व्यय वसूले करेगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म की पहचान कीजिए? करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, आपके अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट और आपके बूंदी प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। तो आपका सही कौन कौन से है? तो आपके करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर बिल्कुल सही है, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा ये भी सही है, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल है ये गलत है, माणिक्यलाल वर्मा नहीं होकर के क्या होगा आपका? आपके बूंदी प्रजामंडल का होगा, क्या कहता? कांतिलाल के द्वारा। और अगर माणिक्यलाल वर्मा ने किसका किया था? मेवाड़ प्रजामंडल का। किसका किया था? मेवाड़ प्रजामंडल का। तो बूंदी प्रजामंडल का कांतिलाल ने किया था और मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ है वो सही नहीं दिया हुआ, गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार छठे वर्ष स्वच्छ शहर का खिताब है वो किसने जीता है? सूरत ने, नवी मुंबई ने, इंदौर ने और पंचगनी ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदौर ने है वो छठी बार 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करें। धारा 209 है उसमें नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए पेनल्टी है। इसमें ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसकी दृष्टि में उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित किया जाए और ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो ये जो आपके दोनों दिए गए दोनों कथन सही है। धारा 290 है उसमें नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में अगर बाधा डाली जाती है तो डालने के लिए शास्ति यानी पेनल्टी है, ये बिल्कुल सही है। और अगर ये पेनल्टी होगी तो ये कितनी होगी? यानी जुर्माना लगेगा 2000 से लेकर 5000 रुपये का। तो पेनल्टी कितनी है? 2000 से 5000 रुपये की है। और इसमें यह भी दिया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी की नज़र में ऐसा अपराध होता है
ठीक है, ऐसा अपराध होता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति भी किसको है, उसे है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन है डी, 1 व 2 दोनों सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई थी। 47 में, 1951 में, 1955 में और 1959 में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, 1955 में है वो स्वायत्त शासन संस्था स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कितने शहरों को ODF प्लस प्रमाणित किया गया। 4360 शहरों को, 2158 को, 612 को और 551 को, कितनों को किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 551 शहरों को ODF प्लस घोषित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी भवन या भूमि में किसका प्रवेश विधिपूर्ण होगा और वो कब से कब तक सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में है वो विधिपूर्ण होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का, नगरपालिका द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारी का और कलेक्टर का, या फिर ए और बी दोनों का। तो इसके लिए जो विधि पूर्ण होगा किसके लिए होगा, एक तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या फिर नगरपालिका द्वारा इस काम के लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति होगा, दोनों के लिए प्रवेश है वो विधि पूर्ण होगा। लेकिन वो कब से कब तक होगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता। तो आपके ए और बी दोनों सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है डी, ए व बी दोनों सही हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। शोभाराम कुमावत को, जुगल किशोरी चतुर्वेदी को, भोलानाथ को और आपका चिरंजी लाल शर्मा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ का अगर गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, 1948 को। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो इसमें 4 रियासत सी कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर। तो मत्स्य संघ का गठन तो हुआ 18 मार्च 1948 को। 4 रियासत से अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपके मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में कब विलय किया गया। तो ये विलय किया गया था 15 मई 1949 को, 1949 को 15 मई 1949 को किस में किया गया था, राजस्थान संघ में किया गया था, राजस्थान संघ में किया गया था। तो आप देख लीजिए मत्स्य संघ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य हैं खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, बिल्कुल सही। शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता संवर्धन करना, बिल्कुल सही। हाथ से सफाई करने की प्रथा यानी मेला ढोने की जो प्रथा उसे समाप्त करना, बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों की तीनों चीजें हैं इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं का सही मिलान कीजिए। धारा 294 है, धारा 294 में क्या दिया हुआ है, 294 में है कि प्रवेश करने की शक्ति, प्रवेश करने की शक्ति कैसे, जो आपकी धारा 292 दी हुई है, धारा 292 में है वो दिया गया कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यानी कोई भी काम जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो किसी भी मकान या भूमि में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अपने सहायकों के साथ है वो प्रवेश कर सकता है। लेकिन वो ऐसे प्रवेश करने से पहले 24 घंटे पहले है वो लिखित नोटिस देगा। अगर वहाँ पे प्रवेश करते हैं तो जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो मानव रह रहे हैं, उनकी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा, उनके बारे में कुछ गलत नहीं किया जाएगा। ये सब 292 में प्रयोजन दिए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है वो प्रवेश करने की शक्ति किस में दी गई है, धारा 294 में दी गई है। उनमें बोला गया है कि जो निरीक्षण धारी होगा, जो निरीक्षण करेगा, तलाशी करेगा, और कोई भी धारा है उसके अकॉर्डिंग कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वो निरीक्षण करने के लिए प्रवेश कर सकता है, उसे प्रवेश की अनुमति होगी, शक्ति होगी, वो किसमें, धारा 294 में है। तो ए में तो आपका 4 आ जाएगा। धारा 295 की बात करें तो उसमें दिया गया है कि जो कुछ मामलों में मुआवजे की अवधारणा दी गई है, यानी कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारणा, तो यानी आपके 295 में 2 हो जाएगा।
297 की बात करें तो 297 में राज्य नगर पालिका के संघ का गठन और उसके कार्य दिए हुए हैं, यानी राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कार्य, तो 297 में 3 हो जाएगा। धारा 293 है, धारा 293 में क्या दिया हुआ है, निवारक निरीक्षण, यानी जो आकस्मिक निरीक्षण है वो किस में दिए गए हैं, आपके धारा 293 में दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपके ए में आ जाएगा 4, बी में आपके आ जाएगा 2, सी में भी 3 आ जाएगा और डी में आपके 1 आ जाएगा। ये जो आपके नीचे कूट में दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ। 1 नवंबर 1956 को, 2 जनवरी 1950 को, 10 अप्रैल 1952 को और 8 नवंबर 1948 को। राइट आंसर ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा और आपके अबू दिलवाड़ा इसका जो आपका विलय हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी में कितने व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य है वो रखा गया था। 2.52 लाख का, 66.64 लाख का, 66.14 लाख का और आपके 66.42 लाख का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 66.42 लाख का है वो लक्ष्य रखा गया था। अब इसने तो ये पूछा है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 66.42 लाख का आपका क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया। अगर आपसे पूछ ले सामुदायिक शौचालयों का, सामुदायिक शौचालय, ये मैंने पूरा डिटेल से बताया था, आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाया था। तो सामुदायिक शौचालय उसके कितने हैं, 2.52 लाख, 2.52 लाख का लक्ष्य रखा गया था। अगर सार्वजनिक शौचालयों की बात कर ले, सार्वजनिक शौचालयों का कितना लक्ष्य रखा गया था, 2.56 लाख रखा गया था। और जो आपके स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, इसका अगर आपका मंत्रालय पूछ ले तो आपका मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य संचालन, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ये इसका मंत्रालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 के अधीन अपराध के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कौन है वो नियम बना सकेगा। नगरपालिका, राज्य सरकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर कलेक्टर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, राज्य सरकार है वो नियम बना सकेगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष या तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था। 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान बना था जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मिले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा है वो किस बजट में की गई थी। 2021-22 में, 22-23 में, 19-20 में और 20-21 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी, आपका बजट 2022-23 का। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 298 के अधीन कोई भी अभियोजन किसके समक्ष संस्थित किया जा सकेगा। नगरपालिका, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट के समक्ष है वो संस्थित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण यानी 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर तथा अबू दिलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ ही, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अजमेर व अबू दिलवाड़ा को। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में किस आयु वर्ग के लोग हैं वो पात्र होंगे। 21 से 60 वर्ष, 25 से 40 वर्ष, 18 से 60 वर्ष और 30 से 60 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 18 से 60 वर्ग के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पात्र होंगे।
अगर हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की योजना की बात करें तो ये इसकी बजट कौन से बजट में इसकी घोषणा हुई थी, तो बजट तो आपके 2021-22 में है इसकी घोषणा हुई थी। और अगर इसके ये पूछ ले कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ इसका हुआ था 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को। एक मिनट, हमें मेरे को लगता है मैंने आपको पीछे इसमें 22-23 बता दिया, नहीं। इसका अगर आंसर की बात करें कि किस बजट में इसकी घोषणा हुई थी, तो 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। तो राइट आंसर आपका ए होएगा, ना कि बी, ए होएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन चल रहा था। हाँ, तो इसके जो इसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी बजट की घोषणा 2021-22 में प्रारंभ 6 अगस्त 2021 को हुआ था। अगर इसमें पूछ ले कि जो पहले जब ये प्रारंभ हुई थी तब तो इसमें 18 से 40 वर्ष थी, कितनी थी, 18 से 40 वर्ष थी। लेकिन अब अगर आपके बजट 2023-24 की बात करें, बजट 2024 से बात करें, तो इसमें जो इसकी आयु की पात्रता है वो 40 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 60 वर्ष कर दी है। यानी अब पात्रता हो गई 18 से 60 वर्ष की, 18 से 60 वर्ष की। और इसकी जो योजना की वृद्धि है वो भी इसमें बजट 2023-24 में बढ़ाई है, जो कितनी कर दी गई है, 31 मार्च 2024 तक इसकी योजना की वृद्धि है वो कर दी गई है। तो ये दोनों चीज भी आप अच्छे से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ए व बी दोनों में, और जरूरतमंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें शहरी क्षेत्रों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये जो सब रोजगार हेतु ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। कितने का करवाया जाएगा, 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और ना कोई ब्याज होगा और ना ही कोई गारंटी होगी। ब्याज और गारंटी है वो नहीं होगी, ना तो कोई गारंटी देने की आवश्यकता होगी, ना ही इसमें ब्याज होगा। यानी ब्याज मुक्त ऋण होगा 50,000 रुपये का। और कितने लोगों को, 5 लाख लोगों को यानी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, वो भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। और लाभार्थी को ये चुकाना कितने होगा, 12 माह की अवधि में ये ऋण है वो चुकाना होगा। तो ये मेन जो इसके पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को भी इसका रोजगार मिलेगा। यह योजना बजट 2021-22 में लागू करने की घोषणा हुई थी। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें आपके दोनों ही सही होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ने केंद्र सरकार की कौन सी योजना के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाएगी। अमृत मिशन के अनुरूप, स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अनुरूप, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो आपकी मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के तर्ज पर यानी उसके अनुरूप है ये काम है वो उपलब्ध करवाएगी, रोजगार उपलब्ध करवाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी। ये तो हमारा आज का टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम उन कुछ पुस्तकों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में है वो आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं जो बार बार आपके एग्जाम में कई बार है पूछी जाती है। उनमें इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें हम, इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो आज़ादी के समय है वो लिखी गई थी किनकी, एक सबसे पहले हम बात करते हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जीवन शास्त्र ये क्या है, ये एक आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, ये आत्मकथा हीरालाल शास्त्री की, हीरालाल शास्त्री की। इनकी ये एक तो आत्मकथा हो गई प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और एक इनके द्वारा गीत लिखा गया वो कौन सा है, प्रतीक्षा नमो नमः है, प्रतीक्षा नमो नमः, सॉरी प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, नमो नमः ये गीत लिखा हुआ है। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये लिखा गया हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो ये दोनों के दोनों इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक जय नारायण व्यास है, जय नारायण व्यास जी है, उनके भी जो दो है इनकी कविताएं मान लीजिए या जो भी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जय नारायण व्यास वो कौन से, एक तो है पोपा बाईरी पोल, पोपा बाईरी पोल, पोपा बाईरी पोल, और दूसरे इनके है मारवाड़ री अवस्था, मारवाड़ री अवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक जो अर्जुनलाल सेठी है, अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी उनकी भी पूछी जाती है। अर्जुनलाल सेठी की क्या है, शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति। एक तो ये है इनकी इंपॉर्टेंट, एक स्त्री मुक्ति, स्त्री
मुक्ति, और एक इनके महेंद्र कुमार। जो ये महेंद्र कुमार है ये एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों किसकी है? अर्जुनलाल सेठी की है। पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ी अवस्था किसकी है? जयनारायण व्यासरी है। एक आपसे पूछी जाती है कि स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी ये किसकी है? स्वतंत्र बावनी है तेज कवि की। ये किसकी है? तेज कवि की, तेज कवि की। और एक आपसे पूछी जाती है तेज कवि की, एक आपसे पूछी जाती है चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया ये आप सभी को पता है कि जो चेतावनीराज चुंगटिया है ये किसकी है? श्री केजरी सिंह बारठ की है। केजरी सिंह बारठ की है। एक आपसे इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है क्या? अजय मेरू, अजय मेरू। और एक आती है आपकी व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। ये दोनों की दोनों किसकी है? ये दोनों की दोनों है विजय सिंह पथिक की। अजय मेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट, तो ये किसकी है? विजय सिंह पथिक की है, विजय सिंह पथिक की है। एक आपको आता भी है और आपसे काफी बार पूछे जाते हैं आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने ये किसकी है? ये आपकी है आपकी सागरमल गोपा की। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज, गुंडाराज। और एक आपकी कौन सी है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, सिंह का मुकदमा। ये तीनों की तीनों है वो किसने लिखी थी? ये सागरमल गोपा ने लिखी थी। तीनों की तीनों सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में है वो बार बार पूछी जाती है। एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। आपकी सबसे पहले आ गई प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, आत्मकथा है हीरालाल शास्त्री जी की। एक है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है, हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया गीत है। अगले की बात करें तो पोपाबाई पोल और मारवाड़ी अवस्था जयनारायण व्यास जी की। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार अर्जुनलाल सेठी की। किसकी? अर्जुनलाल सेठी की। अगले की बात करें स्वतंत्र बावनी तेज कवि, चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह बाठ और अजय मेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट विजय सिंह पथिक। और अगला है आपके आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये है सागरमल गोपा की। तो ये इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र और आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनसे एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का टेस्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें नीचे। और अब मिलते हैं अगले टेस्ट में हमारे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।